Good morning students, welcome in online classes. My dear students, the day before yesterday we have discussed about that how the Indian National Congress formed and what was the objectives, and we also sent a notes about that causes of the growth of nationalism in India, and then after we have discussed about that how the socio and religious reform movements create a platform for the growth of nationalism in India, and then after how the Indian National Congress was formed by the A.O. Hume, Ellen Alton Hume, in the previous lecture. And after the formation of the Indian National Congress, the Indian National Congress prepare a plan for the freedom struggle of India, for the freedom of India, and that is known as the program and achievements of the early nationalists. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन्म के बाद 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ फेज हुए, कुछ इंपॉर्टेंट डिवीजन है। कब कब इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके किसके द्वारा लीड किया गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, जो प्रोग्राम, जो अचीवमेंट्स किया, उसके कुल मिलाकर 3 फेज है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज 3 फेज। हाउ मेनी फेज? 3 फेज। ये 3 फेज कौन कौन से हैं, आइए इस पे हम बात करते हैं। द फर्स्ट फेज नोन एज द अर्ली नेशनलिस्ट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने के बाद जब तुरंत इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर देश की आजादी के लिए काम करना शुरू किए, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट फेज, या इसे हम बोलते हैं मॉडरेट एरा। क्या बोलते हैं? मॉडरेट एरा, या कह सकते हैं द अर्ली नेशनलिस्ट फेज। द अर्ली नेशनलिस्ट फेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1885 when Indian National Congress was born. The Indian National Congress was born in 1885. From 1885 to 1905, from 1885 to 1905, the era is known as the early nationalist or the moderate era. Please be carefully listen. कई बार वर्ड आएगा मॉडरेट कौन थे? नरम दल भी बोलते हैं हिंदी में इसको। द अर्ली नेशनलिस्ट वो लोग थे, मैं बताऊंगा कि उन्हें अर्ली नेशनलिस्ट क्यों कहा गया, मॉडरेट लीडर क्यों कहा गया। एक्चुअली द अर्ली नेशनलिस्ट वाज बिलीव इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, जो नरम दल के लोग थे, लाइक दैट दादा भाई नौरोजी, आनंद मोहन बोस, आपके आनंद सर भी हैं, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, काशीनाथ त्र्यंबकम तेलुगु, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, भूमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी बोस, दे आर इंडियन, इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन। ये सभी लोग क्या थे? इंग्लिश एजुकेटेड थे, अंग्रेजी के शिक्षा भी लिए थे और अंग्रेजों की न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। दे बिलीव इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। मीन्स दादा भाई नौरोजी, भूमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस एंड सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चारुल आल्सो, चंद्रदत्त, महादेव गोविंद रनाडे, कम से कम आपको 4 नाम तो याद ही होना चाहिए। हु वर कॉल्ड द अर्ली नेशनलिस्ट, नेम एनी 4 पॉलिटिकल लीडर। तो आपके पास दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी, और आपके अपने स्कूल के टीचर का नाम है आनंद पांडे, लेकिन आप वहां जोड़ दीजिएगा आनंद मोहन बोस। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स हैं। दादा भाई नौरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं एज ए अर्ली नेशनलिस्ट। ये सारे लीडर जो इंडियन लीडर हैं, ये सारे के सारे लीडर इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे, अंग्रेजी की शिक्षा ली हुई थी और अंग्रेजों की न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। मतलब ये नहीं कि वो देश की आज़ादी नहीं चाहते थे, देश की आज़ादी चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ मिल बैठकर वो काम करना चाहते थे। इसीलिए इनको कहते हैं मॉडरेट लीडर। ये नरम दल थे, ये किसी तरह का एग्रेसिव, किसी तरह का रिवोल्ट, किसी तरह का रिवॉल्यूशन में बिलीव नहीं करते थे। मतलब द पीरियड फ्रॉम 1885 टू 1905 इज नोन एज द मॉडरेट एरा इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये तो हो गया मॉडरेट एरा। बट आफ्टर द 1905 when the demand of the moderate leaders not fulfilled by the
Britishers, then the Indian National Congress divided into two parts. इसके दो तरह के लोग अलग हुए, एक जो मॉडरेट पहले से था जिसको हम अर्ली नेशनलिस्ट बोलते हैं, और जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, आपको पता होगा नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे भी, और आप प्रीवियस ईयर के लास्ट ईयर में थोड़ा सा आपने पढ़ा भी था पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है 1907 में आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, लेकिन जब सूरत का सेशन होता है 1907 में, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो गुट हो जाते हैं। दूसरे गुट का नाम हो जाता है एग्रेसिव एरा या एग्रेसिव फेज ऑफ द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, जिन्हें हम रेडिकल एरा भी बोलते हैं। ये एरा कब से स्टार्ट होता है? द सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड फ्रॉम 1905 टू 19 and end from to 1919, means the radical era, yeah, you can say the second phase, yeah, you can say that the aggressive phase of the Indian National Congress started from 1905 to 1919। लेकिन होता क्या है, जो सेकेंड फेज होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसका हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में केवल हम अर्ली फेज की बात करेंगे, अर्ली नेशनलिस्ट की बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए ये मान लो कि जो सेकेंड फेज था, जिसे हम एग्रेसिव फेज बोलते हैं, जिसे हम रेडिकल एरा बोलते हैं, इसका जो टाइम था ये स्टार्ट हुआ था 1919 में, सॉरी 1905 में, और एंड हुआ था 1919 में। इसके जो लीडर थे स्पेशली तीन इंपॉर्टेंट लीडर थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। दे नेवर बिलीव इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, दे बिलीव इन टू द एग्रेसिव मेथड, इसीलिए से एग्रेसिव फेज बोलते हैं। ये जो गर्म दल के नेता थे जिसमें हम एग्रेसिव फेज बोल रहे हैं, इनके जो तीनों पॉलिटिकल लीडर थे, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो बिपिन चंद्र पाल हो, ये सभी लोग अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करते थे। दे अगेंस्ट the British goods, they want to use the Swadeshi goods, they want to start the revolutionary movement against the British government. So after that 1919 the aggressive leader also not achieved the freedom from the British rule, and then after finally the Indian National Congress come under the Gandhian phase or the time period from 1919 to 1947, this era is known as the Gandhian phase। ये स्टार्ट होता है 1990 से 1947 का। बेटा देखो, हम आपको ये नहीं बता रहे कि हो क्या रहा अंदर, हम अभी आपको बता रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जिसे 1885 में बनाया गया था, उसके कितने फेज हैं, कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड करने वाले लोग अलग अलग फेज में आते हैं। पहला अर्ली नेशनलिस्ट, जिसे हम मॉडरेट एरा बोलते हैं, ये स्टार्ट कब होता है 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा जो ग्रुप है उसे हम बोलते हैं एग्रेसिव एरा या एग्रेसिव फेज, जिसे हम रेडिकल एरा भी बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है 1905 से लेकर और कब तक चलता है 1919 तक। लेकिन इसमें भी भारत को आज़ादी नहीं मिलती है, और फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइनली कौन लीड करता है? महात्मा गांधी। और जो महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस को डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन देते हैं, वो स्टार्ट होता है पीरियड 1919 से, और आज़ादी तक महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर देश को आज़ाद कराते हैं 1947। तो इस तरह से कह सकते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस आज यू कैन से द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू थ्री एरा, मॉडरेट एरा, रेडिकल एरा एंड द गांधीयन एरा। लुक एट सी हियर, अर्ली नेशनलिस्ट, मॉडरेट एरा, एग्रेसिव फेज, रेडिकल एरा, गांधीयन एरा या गांधीयन फेज फ्रॉम 1919 टू 1947। अब बात आती है हु वर द अर्ली नेशनलिस्ट, कौन से लोग अर्ली नेशनलिस्ट कहलाते हैं? मैं अभी आपको बताया हूं, दोज हु बिलीव, दोज हु वर बिलीव, दोज हु वर बिलीव इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। दोज इंडियन लीडर who believe in the British sense of justice, they were called the moderate era। वो भारतीय लीडर जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अंग्रेजों के साथ रहकर काम करना चाहते थे, उन्हें हम कहते हैं मॉडरेट लीडर या फिर बोलते हैं अर्ली नेशनलिस्ट। ये क्या डिमांड था इनका? दे डिमांड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हाट? सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों से इनकी डिमांड क्या थी? सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। आप रहिए
आप भारत में रहिए लेकिन हमको हमारी गवर्नमेंट को चलाने का अधिकार दे दीजिए। इसीलिए इन्हें मॉडरेट बोलते हैं। ये अंग्रेजों का बाइकॉट नहीं कर रहे थे, ये अंग्रेजों को यहाँ से भगाना नहीं चाहते थे, ये आज़ादी चाहते थे और उस आज़ादी में वो क्या कहते थे? सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन, हमारे देश का शासन हमारे हाथों में दे दो, लेकिन आप रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज ए ट्रेडर आप यहाँ काम करो। इसका रीजन भी था, ऐसा नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो बेवकूफ थे, नहीं, ये सारे के सारे लोग वेल एजुकेटेड पर्सन थे। वेल एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद ये अंग्रेजों के साथ काम करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो छवि होगी, भारत का जो इमेज होगा वो काफी अच्छा माना जाएगा, ऐसा सोचते थे। सो दे वर बिलीव इनटू द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भूपेश चंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस, दे ऑल आर द वेल एजुकेटेड इंडियंस, but they believe into the British sense of justice. Understand? They believe into the constitutional method. ये लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते थे। They believe into the constitutional method. ये constitutional method संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते थे। So they were believe into the constitutional method. Their program and achievements, their programs and achievements going on under the prayer, petition, request, थ्रू द लेटर, थ्रू द पम्पलेट, ये अपनी डिमांड को, अपने प्रोग्राम को अचीव करने के लिए अंग्रेजों के सामने क्या करते थे? लेटर लिख के देते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, प्रेयर करते थे, मतलब किसी भी तरह का एग्रेसिव मेथड नहीं यूज करते थे। ये मॉडरेट थे, ये ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में बिलीव करते थे। ये अंग्रेजों के साथ उनसे प्रेयर, रिक्वेस्ट, पम्पलेट के थ्रू अपने प्रतिनिधि मंडल को, कई लोगों मिलकर जाते थे अंग्रेजों के पास, अंग्रेज गवर्नर के पास अपनी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए, लेकिन अंग्रेज इनकी डिमांड्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी डिमांड को पूरा नहीं, और इसी का नतीजा था लॉर्ड कर्जन 1905 में पार्टीशन कर दिया बंगाल का, क्योंकि बंगाल से नेशनल मूवमेंट सबसे ज्यादा स्टार्ट हो रहा था। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, दे वर बिलीव इनटू द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, दे वांट that use the constitutional method for the freedom struggle movement. They believe into the prayer, petition, they demand their things through the use the weapons of pamphlets, send the deputation by the Indians. So these all are the important action taken by the early nationalists. अब बात आती है beliefs of the nationalists. बिलीव क्या था? विश्वास। किसमें विश्वास करते थे? कई पॉइंट मैंने आपको बताया और आपको ये भी बताएंगे। सो प्लीज, जो अभी मैंने कल नोट भेजा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी एक बार दिया हुआ है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, उसके फर्स्टली या उसके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? क्या थे? टू अवेकन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन। भारत के कोने कोने में जाकर लोगों की राय लेना था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लोग क्या चाहते हैं। सेकेंड, टू अराउज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड नेशनल स्पिरिट ऑफ द इंडियन, और हर एक भारतीय को जागरूक करना इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम था। हर भारतीय को जागरूक करना ताकि वो अपने पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकारों को अंग्रेजों से ले सके। तीसरा, टू एडुकेट एंड यूनाइट इंडियंस ऑन कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू, सारे भारतीयों को एक समानता और एक इक्वालिटी पर लाने का भी एम था। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियन, भारतीय लोगों की राय विचार को लेकर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का भी एम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। टू एस्टैब्लिश कॉलोनियल फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और भारत में कॉलोनियल फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने का भी एम था। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। लेकिन जब ये मॉडरेट लीडर आते हैं, दादा भाई नौरोजी, भूपेश चंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस एंड मेनी अदर मॉडरेट लीडर, मेनी ऑफ द नेम ऑफ गिवन इन योर बुक मॉडरेट लीडर्स, तो ये क्या विश्वास करते हैं, क्या डिमांड करते हैं? एक्चुअली द अर्ली नेशनलिस्ट, यू कैन सी हियर वी आल्सो प्रोवाइड यू नोट फॉर द बिलीफ्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट टुडे और मे बी टुमारो we again send you, please all of you write the notes, properly write the note in your copy. अगर आपसे एक्सरसाइज पूरा नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो कोशिश करिए कुछ क्वेश्चंस जो आपको पता चल गए हैं, अच्छे से प्रिपेयर हैं, उन्हें आप देख लीजिए, लेकिन नोट्स आप अपनी कॉपी में प्लीज कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि नोट से ही पढ़ने में आपको समझ में आएगा। जो भी नोट मैं ईमेल के फॉर्म में देता हूँ उसे आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए। ओके, नाउ बिलीव्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, द इंग्लिश वर जस्ट, अभी मैंने बताया, एंड फ्रीडम लविंग पीपल। ये क्या विश्वास करते थे मॉडरेट? कि अंग्रेज जो हैं, जो हमारी आज़ादी चाहते हैं और हम उनके साथ
जुड़कर काम करेंगे सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ऐसा मानते थे। दे बिलीव इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। एंड नेक्स्ट, सो दे बिलीव दैट सिंपली बाय रिप्रेजेंटिंग एंड प्लीडिंग देयर कास्ट बिफोर द पार्लियामेंट एंड द ब्रिटिश पीपल, जस्टिस वुड बी डन एंड द ग्रीवेंसेस वुड बी रिड्रेस्ड। ऐसा मानते थे कि अगर हम नम्रता से, अगर हम भावपूर्वक अपनी बात को अंग्रेजों के सामने और ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखते हैं तो 100% वो हमारी डिमांड को फुलफिल करेंगे और हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। द कांग्रेस वाज प्राउड, ये भी एक बात आती है, कांग्रेस वाज प्राउड ऑफ इट्स ब्रिटिश कनेक्शन एंड लुक टू इंग्लैंड फॉर इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। यस, एक बहुत बड़ी बात आती है, मेनी ऑफ द इंडियन लीडर्स फील द प्राउड विद द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ भारतीय मिलकर काम करने में अपनी गरिमा समझते थे, उससे प्राउड फील करते थे। उनको लगता था कि अगर उनके गाइडेंस में, उनके गाइडलाइन में अगर हम काम करते हैं तो 100% हमारी जो छवि है, हमारा जो इमेज है, वो इंटरनेशनल लेवल पर काफी अच्छा बनेगा। Thereafter, they relate the slogan of peace made with the British government. Yes, they believe the national unity and the leverage of patience and the reconnection. ये तो सभी को पता है कि भारत के जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं वो यूनिटी चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे। So many type of the tax imposed by the Britishers, they also removed the taxes. कई सारे टैक्स हैं जिसको रिमूव करना चाहते थे, ये सारे उनके बिलीफ थी। प्रोग्राम ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, क्या प्रोग्राम था? हाउ द अर्ली नेशनलिस्ट रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हाउ द अर्ली नेशनलिस्ट रिफॉर्म इन द पॉलिटिकल सिस्टम, टुमारो वी हैव डिस्कस।